अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लहसुआ के सह उत्पाद बनाएं, अच्छी आय कमाएं। कपास की उन्नत तकनीक से खेती करके ले अधिक उत्पादन। अपने देश में कई तरह के फलों की बागवानी की जाती है, जिसमें एक फल है लसोड़ा, जिसे देश के कई जगहों पर इसे गोंदी और निसूरा भी कहा जाता है, जो पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फल सुपारी के बराबर होते हैं। लसोड़ा की लकड़ी बड़ी चिकनी और मजबूत होती है। इसके कच्चे फलों का साग और अचार भी बनाया जाता है, ताकि आप लसोड़े से अच्छी आय कमा सके। आइए अब जानते हैं लसोड़े के सह उत्पाद बनाने के बारे में डॉक्टर रुपिंदर कौर से। लहसुए के अचार बनाने के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, अचार आप सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीका आपको सिखाऊंगी, जिसमें कि आप कम पैसे में ज़्यादा अच्छा अचार बना सकते हैं। लसोड़ा पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। देश के कई जगहों पर इसे गोंदिया नसूरा भी कहा जाता है। इसके फल सुपारी के बराबर होते हैं। कच्चे लसोड़े का साग और अचार भी बनाया जाता है। पके हुए लसोड़े मीठे होते हैं तथा इसके अंदर गोंद की तरह चिकना और मीठा रस होता है। लसोड़ा की लकड़ी बड़ी चिकनी और मजबूत होती है। इमारती काम के लिए इसके तख्ते बनाए जाते हैं और बंदूक के कुंदे में भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ ही अन्य कई उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। अब आइए जानते हैं लसोड़े से बनाए जाने वाले सह उत्पाद के बारे में। इसके लिए आपको 1 किलो लेसुआ लेना है और उसी हिसाब से आपको मसाले लेने हैं, जैसे साबुत मेथी दाना, राई, अजवाइन, सौंफ, हींग, नमक और मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हींग आपको आधा चम्मच लेनी है। मेथी दाना आपको 1.5 चम्मच लेना है। अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच और राई 2 चम्मच। इन सब मसालों को आप मिक्सी में डाल के दरदरा पीस सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें कि लहसुए को अच्छे से धोने के बाद एक भगोने में पानी उबाल लें और उन लहसुओं को उबले हुए पानी में 5 मिनट तक ढक के रख दें। याद रहे कि लहसुए को गुच्छे से अलग नहीं करना है, उसकी टोपी नहीं उतारनी है। अगर आप उसकी टोपी उतार देंगे तो
उसके अंदर पानी चला जाएगा, जिससे आपका अचार खराब हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को करते हुए 5 मिनट तक उसमें लेसुए को डिबो के रखना है और उसके बाद निकाल के अच्छे से हम सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद आप उसकी टोपी उतारें। उसके बाद आप तेल गरम करें। तेल को गरम करने का सही तरीका मैं बताऊं कि आपको कढ़ाई में तेल डालना है और कढ़ाई के ऊपर हाथ करके आपको देखना है। जब तेल का सेक आपके हाथ तक आने लगे तो आपको आंच को बंद कर देना है और तेल को साइड पे निकाल के रख देना है और उसमें मसाले डाल देने हैं। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें तैयार जो लेसुए अचार के लिए हमने रखे हैं उनको डालिए। अच्छे से मिला के 10-15 मिनट तक या आधे घंटे तक उसको रख दें। उसके बाद हम इस अचार को किसी मर्तबान या डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। याद रखिए कि तेल 1 किलो के हिसाब से हमें 2 कप ही लेने हैं। ज़्यादा तेल की मात्रा हमें अचार में नहीं डालनी है, क्योंकि हम मसाले पीस कर डाल रहे हैं। जब हम मसाले पीस कर डालते हैं तो वो जिस भी सब्जी का अचार हम बनाते हैं तो उसके पूरे सब्जी के ऊपर लिपट जाते हैं, जिससे हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होता। लसोड़े की उपयोगिता है अनेक। लसोड़ा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद होते हैं। लसोड़े के पेड़ की छाल को पानी में उबालकर छानकर पीने से खराब गला भी ठीक हो जाता है। लसोड़ा के फलों को सुखाकर चूर्ण बनाते हैं और मैदा, बेसन और घी के साथ मिलाकर लड्डू बनाते हैं। इस लड्डू के सेवन से शरीर को ताकत और स्फूर्ति मिलती है। लसोड़े के फलों का सब्जी, अचार और चूर्ण बनाया जाता है, जो रोजगार का बेहतर जरिया होने के साथ ही अच्छी आमदनी भी देता है। तो हमारी जो ग्रामीण महिलाओं की जो धारणा है कि ज़्यादा तेल डालने से ही अचार अच्छा रहेगा, खराब नहीं होएगा, उसको दूर करें और कम तेल में और पिसे हुए मसालों में आप ज़्यादा समय तक अचार को रख सकती हैं। इसी तरह कम तेल में और पिसे हुए मसालों से आप कई तरह के अचार घर पे बना सकती हैं और अपने घर पे बैठे बैठे इस तरह के अचार बना के आप एक सफल उद्यम भी अपना सकती हैं, अपनी एक आजीविका कमा सकती हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस साल कपास का अच्छा बाजार भाव चल रहा है, जिस कारण किसानों ने कपास को बेचकर अच्छी आय भी कमाई है। तो इसी लाभ को देखते हुए जो किसान इस समय कपास की खेती करने जा रहे हैं, वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करते हुए बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के विषय विशेषज्ञ BL ओला से। इसमें जो किसान भाई कपास लगाना चाह रहे हैं उनकी जो उन्नत किस्में हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे और जो इसकी उन्नत कौन कौन सी तकनीकी है, किस प्रकार से किसान भाई उनका उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जो कपास की बुआई का समय है वो भी बहुत बड़ा रोल रखता है। देसी कपास अप्रैल से लेकर के 15 मई तक लगाना उचित रहता है। साथ ही साथ जो अमेरिकन कपास है उसकी बुआई का समय 1 मई से लेकर के अगर 30 मई के बीच में किसान भाई कपास लगाता है तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, कपास के अंदर जो भूमि का प्रकार, वो भूमि की जो प्रबंधन है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो किसान भाई कपास को दोमट मिट्टी में लगाते हैं उसको अच्छा उत्पादन मिलता है। इस साथ ही साथ इसमें जो ये गहरी जुताई के साथ 2 से 3 हेरों द्वारा जुताई करके अच्छा किसान भाई लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो कपास के अंदर जो खाद एवं उर्वरकों का वो भी बहुत बड़ा रोल होता है। लंबी फसल होने के कारण इसमें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें जो देसी खाद होती है, जो गोबर की खाद के द्वारा अपन डालते हैं, उसमें लगभग 8 टन प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है, जो बुआई के 25 से 30 दिन पहले भूमि में डाल करके अच्छी तरह मिला देना चाहिए, ताकि जैसे फसल की बुआई करेंगे तो उसमें पोषक तत्व मिलना चालू हो जाता है। जो उर्वरकों के द्वारा अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो नाइट्रोजन है वो उन्नत किस्मों में 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, तथा देसी कपास होती है उसमें 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है। तथा
जो संकर किस्में होती हैं उसमें कपास में लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना लाभकारी रहता है। जो नाइट्रोजन है इसको 3 बार में देना चाहिए। 50% बेसल यानी बुआई के समय देना आवश्यक होता है। 25% नाइट्रोजन है वो प्रथम सिंचाई के साथ लगभग 35 से 40 दिन बाद में कपास में देना चाहिए। और बाकी का जो 25% बचता है वो कपास में जो स्क्वायर फॉर्मेशन होता है, बॉल फॉर्मेशन, जो स्क्वायर बॉल फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर देना लाभकारी रहता है। किसान भाइयों, आज के युग में कपास 2 प्रकार से लगाई जा रही है, एक तो अमेरिकन कपास और दूसरी देसी कपास। जो किसान भाई अमेरिकन कपास लगा रहे हैं उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो उन्नत किस्में हैं उसमें RS 2013 है, RS 810 है, RS 875 है, RST 9 है, गंगानगर अगेती तथा बीकानेरी नरमा किस्में लगा सकते हैं। इसी के अंदर किसान भाई जो संकर किस्म लगाना चाह रहे हैं वो मरु विकास लगा सकते हैं। साथ ही साथ LHH 144 किस्म है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जो किसान भाई देसी कपास लगाते हैं वो RG 8 और RG 18 किस्म लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो संकर किस्म है वो राज DH 9 किस्म का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उन्नत किस्मों का उपयोग करके किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो इसमें जो बीज दर है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पौधों की संख्या और कतार से कतार की दूरी अच्छी रहती है तो उसके लिए जो बीज दर है वो भी ध्यान देना आवश्यक है। तो जो देसी कपास होती है उसके लिए तो किसान भाई 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अमेरिकन कपास होती है उसमें उन्नत जो किस्में होती हैं उसके लिए 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो संकर किस्में होती है उसमें 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर ही काफ़ी रहता है। तो इस प्रकार से बीज दर का भी किसान भाइयों को ध्यान रखना आवश्यक है। बीज उपचार। किसान भाइयों, कपास की फसल को कीट रोगों से बचाने का सबसे अच्छा उपाय है बीज उपचार, जो बहुत कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें या रासायनिक फफूंदनाशी जैसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा कीटों से बचाव के लिए इमिडॉलकोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, कपास के अंदर जो बुआई का तरीका है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें जो कतार से कतार की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, कपास के अंदर 67.5 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना आवश्यक है ताकि उसका अच्छा विकास हो सके, उसकी अच्छी बढ़वार हो सके। तथा पौधे से पौधे की दूरी उन्नत किस्मों के लिए 30 सेंटीमीटर चाहिए और जो संकर किस्में होती है उसमें पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इसी प्रकार से जो बीज की गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखने पे कपास का अच्छा अंकुरण होता है और अच्छा जर्मिनेशन होता है, तो उससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण। पहली निराई गुड़ाई 15 से 20 दिनों के बाद करना चाहिए। इसके बाद 45 से 55 दिनों पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। सिंचाई व्यवस्था। इसकी खेती में कम पानी की जरूरत पड़ती है। वैसे ड्रिप के माध्यम से समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने पर पानी की बचत होने के साथ फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। तो इस प्रकार से इन उन्नत तकनीकों को किसान भाई उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सेवर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 18 से 35% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 6 से 7% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बगीचे में लगाए गए नए पौधों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए पौधों के चारों तरफ बोरी घास का रक्षा कवच लगाएं और उसमें हवा की निकास की समुचित व्यवस्था बनाए रखें। बेर में कृंतन हेतु यह उचित समय है। आगामी 2 दिनों में वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें।
नींबू में डाई बैग से ग्रसित टहनियों को काटें और कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाएं। पौधों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस NPV 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव फूल आने के समय पर करें और दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद बेसिलस थुरिनजिनेसिस 0.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जानवरों को दिन के समय छाया में बांधें। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार ताज़ा पानी पिलाएं। पशुओं के संपूर्ण पोषण के लिए प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज लवण अवश्य दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नगराना, जिला हनुमानगढ़ के कृषक अनुराग सिंह ने यह फसलों और चारे में आग लगने से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो अनुराग सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। ऐसा देखा जा रहा है कि अभी आगजनी की समस्या जो है पूरे देश में, खास करके किसानों के खेत में, खलिहान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम थोड़ा सा इनके माध्यम से ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो चिंगारी है ये ज़्यादा ना फैले और किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम में से सारे किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये आज मैं अनुरोध करूंगा कि धूम्रपान आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो होता क्या है कि धूम्रपान करने के लिए जब आप माचिस जलाते हैं तो उसको जो है आप बिना किसी देखे हुए कहीं से आप गुजर रहे हैं और उसको आप फेंक देते हैं और वो खेतों में चला जाता है और क्या होता है कि आग पकड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा क्या है कि खेत में आसपास में अगर महुआ का पेड़ है तो महुआ चुनने के लिए क्या करते हैं किसान भाई, जिस एरिया में महुआ का पेड़ है वहाँ पर थोड़ा सा जला देते हैं। जला इसलिए देते हैं ताकि उनको महुआ चुनने में आसानी हो। तो जला तो देंगे आप, लेकिन होता क्या है कि जलाने के बाद आग उनके काबू से बाहर हो जाती है, यानी आग बेकाबू हो जाती है और पूरा खेत जो है जलकर ख़त्म हो जाता है। 2 तो ये हुआ। तीसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि खेत के ऊपर से आपका जो बिजली विभाग का जो तार है जिससे आप मोटर चलाते हैं या आपके घरों में जो बिजली जलती है या जो कोई भी बिजली का उपकरण जो चलाते हैं उसके जो तार होते हैं वो खेतों के ऊपर से या उसके आसपास से गुजरते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर इसमें कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो क्या होगा? अक्सर ये देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आपके खेतों में आग पकड़ती है और खेतों के बाद वो दूसरे वाले खेत, तीसरे वाले खेत, चौथे वाले खेत, इस तरह से बढ़ते चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिजली विभाग का आप नंबर ज़रूर अपने पास रखें कि अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगता है तो बिजली विभाग को तुरंत फ़ोन करके ये बताएं
कि ऐसा है, हमारे इस जगह पे खेत है, वहाँ पे आग लग चुकी है, आप अपना जो भी उचित कार्रवाई है करें, वो लोग बिजली का कनेक्शन काटेंगे या कुछ इस तरह का। फसलों को आग से बचाने के लिए काटी गई फसलों को ऐसी जगह रखें जहां पर बिजली तार या ट्रांसफार्मर ना हो। खलिहान में हमेशा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फसलों की कटाई गहाई करते समय धूम्रपान न करें। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारियों से फसलों को दूर रखें। खेतों में सिंचाई पंप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। फसल में आग लगने पर जल्द से जल्द बिजली के दफ्तर में फोन कर सप्लाई बंद करने को कहें। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। तीसरा जो सबसे और महत्वपूर्ण है वो है आपके नज़दीक का जो थाना, पुलिस थाना। इस पुलिस थाने में भी आप दर्ज कराएं शिकायत कि आग लग चुकी है। थाने वाले भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आग के से जो नुकसान है वो आपका कम से कम हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
है।